Namaste everybody. Once again welcome to our classes. All of you know that the topic of noun is going on. सबको पता है नाउन का टॉपिक चल रहा है और उस नाउन के टॉपिक में हमने 10 से 12 क्लास ले ली है नाउन में. ये नेक्स्ट क्लास है और इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे नाउन केस. क्या डिस्कस करेंगे? नाउन केस. अब जैसे ही हम नाउन केस शब्द सुनते हैं तो हमारे दिमाग में, हमारे मस्तिष्क में एक प्रश्न उत्पन्न होता है कि व्हाट इज केस. ठीक बात है. तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि केस होता क्या है भाई. सबसे पहले यही आया हमारे दिमाग में जैसे हमने केस सुना कि केस क्या है. तो केस क्या है ये देखें. तो केस की परिभाषा नेस्फील्ड महोदय ने बहुत बढ़िया लिखी है. बहुत अच्छे ग्रामरियन है नेस्फील्ड महोदय. तो नेस्फील्ड महोदय क्या कहते हैं? द रिलेशन इन विच a noun the relation in which a noun stands to the relation in which a noun stands to some other words or the change of the form by which this relation is indicated is called case. The relation in which a noun stands to some other words or the change of the form by which this relation is indicated is called case. ये परिभाषा दी किसने है? प्रसिद्ध ग्रामरियन नेस्फील्ड महोदय ने दी है. ठीक बात है. तो मतलब क्या है? द रिलेशन, संबंध, इन विच जिसमें कि एक नाउन स्टैंड्स टू सम अदर वर्ड्स, स्टैंड होती है दूसरे शब्दों के लिए, और द चेंज ऑफ द फॉर्म, और उस नाउन के रूप में, फॉर्म में परिवर्तन, बाय विच दिस रिलेशन इज इंडिकेटेड, उस परिवर्तन जिसके द्वारा दिस रिलेशन, ये संबंध इज इंडिकेटेड, दिखाया जाता है, संकेत किया जाता है, इज कॉल्ड केस. उसे केस कहते हैं. ये नेस्फील्ड महोदय ने कहा द रिलेशन इन विच ए नाउन स्टैंड्स टू सम अदर वर्ड्स और द चेंज ऑफ द फॉर्म बाय विच दिस रिलेशन इज इंडिकेटेड इज कॉल्ड केस. एक प्रश्न हमारा हल हो गया कि केस कहते किसे हैं. अब दूसरा प्रश्न क्या उत्पन्न होता है? दूसरा प्रश्न उत्पन्न होता है कि सर केस कितने प्रकार के होते हैं. तो हमारे सामने दूसरा जो प्रश्न आया है वो दूसरा प्रश्न क्या है? टाइप्स ऑफ केस. दूसरा प्रश्न क्या है? टाइप्स ऑफ केस. गुड. तो देखिए भाई, पहला केस क्या है हमारा? पहला केस है सब्जेक्टिव केस. सब्जेक्टिव केस, इसको दूसरा नॉमिनेटिव नाम से भी जाना जाता है. नॉमिनेटिव केस. दूसरा हमारा केस है एक्यूसेटिव केस.
ठीक है, इसको ऑब्जेक्टिव केस के नाम से भी जाना जाता है, ऑब्जेक्टिव, या ऑब्जेक्टिव को पहले लिख ले, एक्यूसेटिव को बाद में लिख ले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तीसरा जो हमारा केस है वो है वोकेटिव केस। चलो इससे पहले, ठीक है, वोकेटिव केस। और चौथा जो केस है वो है डेटिव केस। और फिफ्थ जो केस है हमारा वो है जेनिटिव केस, और इसे पजेसिव केस के नाम से भी जाना जाता है, पजेसिव केस। ये 5 प्रकार के केस हमारे सामने निकल करके आते हैं। सब्जेक्टिव केस, जिसका दूसरा नाम है नॉमिनेटिव केस, एक्यूसेटिव या ऑब्जेक्टिव केस, वोकेटिव केस, डेटिव केस और जेनिटिव या फिर पजेसिव केस, जेनिटिव और पजेसिव केस। अब कहानी क्या है? अब कहानी है इनको अलग अलग पढ़ने की। अब कहानी क्या है? इनको अलग अलग पढ़ने की। तो अलग अलग ये हमने नाम जाने, परिभाषा जानी। अब कहानी स्टार्ट होती है इनको डिटेल से पढ़ने की। तो देखिए भाई क्या है कहानी इनकी। तो सबसे पहले हम कहानी किसकी ले लेते हैं? नंबर 1। और नंबर 1 कौन सा है? नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस। दूसरा नाम क्या है? सब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस। ठीक बात। अब हम जाने नॉमिनेटिव केस क्या होता है। अब हम क्या जाने? नॉमिनेटिव केस क्या होता है। तो भैया नॉमिनेटिव केस क्या होता है? देखिए, नाउन इज यूज्ड एज ए सब्जेक्ट। नाउन इज यूज्ड एज ए सब्जेक्ट। नाउन सब्जेक्ट के तरीके से सब्जेक्ट के रूप में उपयोग में ली जाती है तो नॉमिनेटिव केस कहलाती है। ठीक बात है। अब देखो, अगर हम इसको और बेहतर बनाने की प्रक्रिया में जाएं तो थोड़ा सा, अगर हम इस नाउन के साथ नाउन और प्रोनाउन, नाउन और प्रोनाउन इज यूज्ड एज ए सब्जेक्ट। भाई बात क्या है कि जो काम नाउन का है वो प्रोनाउन का भी है। नाउन को रिप्लेस करने का काम कौन करता है? प्रोनाउन करता है। तो आप यह प्रोनाउन भी लिख सकते हैं, और चाहो तो फिलहाल अभी के लिए जब तक प्रोनाउन नहीं हुए हैं तो आप नाउन भी लिखा रहने दो, नाउन से भी काम चल जाएगा। अब एग्जाम्पल्स देखिए। एग्जाम्पल्स की बात करें कन्नू प्लेस फुटबॉल वेल। ठीक बात है। दूसरा लिखे हम आदिति सिंग्स वेल। सिंग्स वेल। अब पहले वाक्य में सब्जेक्ट कौन सा है? कन्नू। दूसरे वाक्य में सब्जेक्ट कौन है? अदिति।
अब प्रश्न ये आता है कि हमें कैसे पता लगा सब्जेक्ट क्या है, तो आप थोड़ा सा ध्यान देने की कोशिश करें। सब्जेक्ट ढूंढने के लिए, टू फाइंड आउट सब्जेक्ट वी हैव टू वर्ड्स। सब्जेक्ट ढूंढने के लिए हमारे पास दो शब्द है, एक तो क्या है हु और दूसरा क्या है व्हाट। आप अगर वर्ब से हु लगाकर क्वेश्चन करोगे तो सब्जेक्ट निकल कर आ जाएगा, या दूसरा, आपने पहली कक्षाएं ली है तो मैंने सब्जेक्ट पढ़ाए हैं। 10 प्रकार के अंग्रेजी ग्रामर में 10 प्रकार के सब्जेक्ट होते हैं और मैंने 10 प्रकार के सब्जेक्ट के साथ आपसे चर्चा की है। 10 प्रकार के सब्जेक्ट आपको पढ़ाएंगे, ठीक बात है। अब उसमें से यहां केवल 2 की बात हो रही है, बाकी ये सबको फाइंड आउट कर लेंगे। हु से हम किसको फाइंड आउट करेंगे? हु से हम एजेंट को, एजेंट का मतलब डूअर, डूअर का मतलब काम को करने वाला। और व्हाट से किसको फाइंड आउट करेंगे? अफेक्टेड सब्जेक्ट को। किसको करेंगे? अफेक्टेड सब्जेक्ट को। अब प्रश्न किससे पूछा जाएगा? प्रश्न पूछा जाएगा भाई वर्ब से। वर्ब से प्रश्न पूछिए। अब हम पहला ले लेते हैं हु। पहला ले लिया हमने हु। पहला जब हमने हु लिया, पहला ले लिया हमने हु। अब हम पहले की बात करें तो पहले वाक्य में हमारे पास वर्ब क्या है? पहले वाक्य में हमारे पास वर्ब क्या है? प्लेस। अब हु को प्लेस के पास भेजो, हु प्लेस, तो आंसर क्या होगा? कन्नू। तो कन्नू क्या हो गया? वाक्य का सब्जेक्ट हो गया। अब हु सिंग्स वेल, अदिति, तो अदिति वाक्य का क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया? सब्जेक्ट। अब ये दोनों ही नाउन इज यूज्ड एज सब्जेक्ट। जब नाउन सब्जेक्ट की तरह यूज होती है तो वो नॉमिनेटिव केस में होती है। इन दोनों ही शब्दों में केस कौन सा हो गया? नॉमिनेटिव केस हो गया। कौन सा केस हो गया? नॉमिनेटिव केस यहां पर हो गया। अब उदाहरण दूसरा ले, ठीक बात है। यहां से देखिए, द फैन इज रनिंग फास्ट, दिस मार्कर राइट्स वेल। अब आप देखिए हु से तो आंसर आएगा नहीं, तो यहां व्हाट से देखें, व्हाट को भेजिए। व्हाट इज रनिंग फास्ट, तो आंसर क्या है? फैन। आंसर क्या है? फैन। व्हाट राइट्स वेल, वर्ब से ही क्वेश्चन करना है। व्हाट राइट्स वेल दिस मार्कर। अब ये इस वाक्य में द फैन और दिस मार्कर दोनों ही क्या है? नॉमिनेटिव केस है भैया। दोनों ही क्या है? नॉमिनेटिव केस है। अब मैं ये समझता हूं कि नॉमिनेटिव केस आपकी समझ में निश्चित रूप से आया होगा, ठीक है। अब हम अगला केस लेकर चलते हैं। और नंबर 2 पर केस कौन सा है हमारा? नंबर 2 पर है एक्यूसेटिव। एक्यूसेटिव केस। आप क्या कह सकते हो इसे? ऑब्जेक्टिव केस। इसका दूसरा नाम क्या है? ऑब्जेक्टिव केस। अब अगर हम इसकी बात करें तो ये क्या होता है? ये क्या होता है? नाउन इज यूज्ड, नाउन इज यूज्ड एज एन ऑब्जेक्ट। नाउन इज यूज्ड एज एन ऑब्जेक्ट। जब नाउन कैसे यूज की जाती है? ऑब्जेक्ट की तरह यूज की जाती है।
तो वो एक्यूसेटिव केस ऑब्जेक्टिव केस होता है। एग्जाम्पल की बात करें, चलो इसके बारे में हम बता देते हैं कि हम ऑब्जेक्टिव केस को ढूंढेंगे कैसे। फिर एग्जाम्पल देखते हैं। ऑब्जेक्टिव या ऑब्जेक्ट, अब हमारे पास देखो यहां थोड़ी सी दुविधा है। यहां दुविधा क्या है, यहां मैं एक और केस आपको एक साथ पढ़ाने का प्रयास करता हूं और वो है डेटिव केस। वो क्या है भाई, डेटिव केस। यहां थोड़ा सा समझने का प्रयत्न करें, वो क्या है, डेटिव केस। दूसरा केस कौन सा है, डेटिव केस है। अब ये डेटिव केस क्या है, ए नाउन। अब देखो जहां जहां मैं नाउन कह रहा हूं वहां प्रोनाउन स्वतः समझ लें। अब प्रोनाउन का टॉपिक पढ़ाया नहीं है इसलिए मैं लिखना नहीं चाहता, लेकिन नाउन वही काम करता है जो प्रोनाउन करता है, प्रोनाउन वही काम करता है जो नाउन करता है। समझ में आया? तो नाउन और प्रोनाउन चाहो तो आप कैसे लिख सकते हो, नाउन और प्रोनाउन। वहां भी मैंने बताया था, यहां भी लिख सकते हो नाउन और प्रोनाउन। नाउन और प्रोनाउन विच फॉर्म्स, यहां तक आ रहा है क्या, चेक करो एक बार। आ रहा है, ठीक है। नाउन और प्रोनाउन विच फॉर्म्स, नाउन और प्रोनाउन विच फॉर्म्स द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब। Noun or pronoun which forms the indirect object of a verb is in dative case. Is in dative case. यहां थोड़ा आपको क्या करना है, धैर्य से समझना है। अब देखिए, अब आ गया हमारा ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट की हम बात करें तो ऑब्जेक्ट, अब देखो ये दोनों क्या है, मैच कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट की बात कर लेते हैं। तो एक तो हो गया हमारे पास ऑब्जेक्ट, कौन सा हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और एक हो गया भैया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है व्हाट का जवाब, किसका जवाब, व्हाट का, और इनडायरेक्ट होता है हुम का जवाब। यानी आप जब वर्ब से व्हाट लगाकर प्रश्न पूछोगे तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट निकल करके आएगा, और जब आप हुम से वाक्य में क्वेश्चन करोगे, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट निकल के आएगा। कैसे आएगा ये समझने का प्रयत्न करें, ठीक है। देखो मैं यहां एक एग्जाम्पल लिख रहा हूं, एग्जाम्पल लिख रहे हैं यहां, सम पीपल cut trees in this forest. Some people cut trees in this forest. अब इसमें verb क्या है, आप मुझे verb बताइए। तो आप कहोगे सर verb cut है। अब what cut, verb से पहले what लगाकर क्वेश्चन करिए, what cut। जब आप कहोगे what cut तो आंसर आएगा ट्री। इसका मतलब बैग का ऑब्जेक्ट कौन है, ट्री। अब जब ये ऑब्जेक्ट है, ध्यान से समझने का प्रयत्न करें, ये जब ऑब्जेक्ट है तो ये हो गया भैया एक्यूसेटिव केस। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द एक्यूसेटिव और डेटिव, ये इंपॉर्टेंट है कहानी। ये क्या हो गया, एक्यूसेटिव केस हो गया। ये क्या हो गया, एक्यूसेटिव केस हो गया। अब मैं एक और एग्जांपल यहां लिखने का प्रयत्न कर रहा हूं। देखिए, यथार्थ गेव राधा ए प्रेजेंट। यथार्थ गेव राधा ए प्रेजेंट। अब यहां देखिए वर्ब क्या है, गेव,
वर्ब क्या है? गेव। अब हम बात करें व्हाट गेव, पहले व्हाट को लेकर आइए। व्हाट गेव, तो उत्तर आ रहा है ए प्रेजेंट। तो ये ए प्रेजेंट क्या है? ये ए प्रेजेंट क्या हो गया? ए प्रेजेंट हो गया एक्यूसेटिव केस। क्या हो गया भाई? एक्यूसेटिव केस। यहां बड़ा मामला है, एक्यूसेटिव केस हो गया। अब देखिए whom है हमारा दूसरा वर्ड, whom gave। अब whom से निकालो, whom gave राधा। उत्तर क्या आ रहा है? राधा। ठीक बात है। अब इस राधा को व्याख्या करने से पहले नीचे लिखे हुए डेटिव केस को पढ़िए। ए नाउन और प्रोनाउन, ठीक बात है। नाउन और प्रोनाउन विच फॉर्म्स, नाउन और प्रोनाउन जो फॉर्म्स करता है, रचना करता है, बनाता है द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, एक वर्ब का इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज इन डेटिव केस, वो होता है डेटिव केस। तो राधा क्या हो गया? राधा हो गया डेटिव केस। राधा क्या हो गया? डेटिव केस। राधा क्या हो गया भाई? डेटिव केस हो गया। और एग्जांपल देखो, अब शायद आपकी समझ में और क्लियर आए। ठीक बात है। चलो, हमने लिखा भारती, भारती सेंड मी ए ग्रामर बुक। भारती सेंट मी ए ग्रामर बुक। अब यहां आप देखने का प्रयास करें कि वर्ब क्या है हमारे पास? सेंट। अब हमारे पास वर्ड कौन सा है? व्हाट। व्हाट सेंट, तो क्या हो गया? ए ग्रामर बुक। तो ये तो हो गया एक्यूसेटिव केस। ये क्या हो गया? एक्यूसेटिव केस। अब अगर हम बात करें कि whom का उत्तर देखें, whom सेंट, किसको? मी को। तो मी क्या हो गया? मी हो गया डेटिव केस। मी क्या हो गया? डेटिव केस। अब मैं समझता हूं कि इतनी कहानी के बाद आपको ऑब्जेक्टिव केस यानी एक्यूसेटिव केस और डेटिव केस में अंतर प्रतीत हो रहा होगा, पता लग रहा होगा। समझ में आया? देखिए, जनरली whom और for whom का आंसर क्या होता है? डेटिव केस होता है। अब यहां देखो, एक हो गया डायरेक्ट यानी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब मैं थोड़ी से इसके, अच्छा इतना आ रहा है क्या? चेक करें एक सेकंड। यस, आ रहा है। अब आप देखिए, अब एक और कहानी हो गई, एक और कहानी हो गई। यहां से हमें एक बात समझ कर आ रहा है, एक चीज निकल कर आ रही है कि सर ये जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है सामान्यतः सजीव होता है, लिविंग हो रहा है। देखो, राधा और मी, राधा और मी, यानी कि जनरली कैसा है? जनरली लिविंग है। जनरली कैसा है? लिविंग है। और ये लिविंग क्या है? लिविंग हमारा डेटिव केस हो रहा है। ठीक है। अब यहां से एक प्रॉब्लम और आपके सामने हम क्रिएट करते हैं, इसको हटा देते हैं, आप ये लिख लीजिएगा। चलिए, मैं यहां एक एग्जांपल और लिख रहा हूं। ये आरपीएससी सेकंड ग्रेड टीचर की भर्ती में पूछा गया था। देखिए एग्जांपल, सी टीचेज मी डेली। सी टीचेज मी डेली। अब हमारे पास आ गया मी, हमारे पास क्या आ गया? मी आ गया सब। अब पहला प्रश्न तो ये है कि मी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अभी जो हमने ये सब पढ़ा, अभी जो हमने सब ये पढ़ा, तो हमारा मस्तिष्क ये बात कहता है कि मी सर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, क्योंकि ये पर्सन है या लिविंग है। और सबसे बड़ी बात ये whom का जवाब है। लेकिन ये बात आपको विशिष्ट ध्यान रखनी है, लेकिन यदि
वाक्य में सिर्फ एक ही सेंटेंस हो, इफ ए सेंटेंस हैज सिंगल ऑब्जेक्ट नो मैटर इट इज लिविंग और नॉन लिविंग, अगर वाक्य में एक ही ऑब्जेक्ट है तो फर्क नहीं पड़ेगा कि वो लिविंग है या नॉन लिविंग है, उसको हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ही कंसीडर करते हैं। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, उसको हम क्या मानेंगे? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मानेंगे, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं मानेंगे, उसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ही हम मानेंगे। ये मी भले ही लिविंग है या पर्सन है, कुछ भी है, लेकिन सिंगल ऑब्जेक्ट है तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब प्रश्न आ गया, सर केस क्या है फिर इसका? अब मैं समझता हूं ये गुत्थी सुलझ गई होगी। अब केस क्या है? तो सर केस अगर एक ही ऑब्जेक्ट है तो केस तो एक्यूसेटिव ही बनने वाला है। केस कौन सा बनने वाला है? एक्यूसेटिव केस बनने वाला है। मैं समझता हूं कि आपने अच्छी तरह से सब्जेक्टिव, नॉमिनेटिव, एक्यूसेटिव और डेटिव इनका डिफरेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपकी समझ में आया होगा। अब हम आगे लेके चलते हैं। हमारा तीसरा कौन सा है भाई? चलिए, तीन केस हम पढ़ चुके हैं। अब हम चौथे केस को पढ़ने का विचार करते हैं। और चौथा केस हमारा कौन सा है? चौथा हमारा केस है भाई वोकेटिव केस। वो क्रम में थोड़ा डेटिव पहले ले लिया, कंपैरिजन में समझाने की वजह से, नहीं बाद में दिक्कत क्रिएट करता। तो फोर्थ वन आ गया हमारा वोकेटिव केस। वोकेटिव केस, अब वोकेटिव केस में हम लिखें तो हम लिख सकते हैं नाउन इज यूज्ड फॉर एड्रेसल पर्पस। नाउन इज यूज्ड फॉर एड्रेसल पर्पस। एड्रेसल पर्पस का मतलब है संबोधन, ठीक है। अच्छा, केस को हिंदी में क्या कहते हैं? केस को हिंदी में कारक कहते हैं। क्या कहते हैं? कारक कहते हैं, ठीक है। वोकेटिव केस, नाउन इज यूज्ड फॉर एड्रेसल पर्पस। एड्रेसल के लिए, संबोधन के लिए, संबोधन के उद्देश्य से हम किसका यूज करते हैं? जब हम नाउन का यूज संबोधन के लिए करते हैं तो वहां पर क्या होता है? वोकेटिव केस होता है। ये आपको बड़े ध्यान से समझना है वोकेटिव क्या होता है। देखो, एग्जाम्पल से समझ आएगा। एग्जाम्पल की हम बात करें तो हमने कहा पवित्र डोंट, चलो दूसरा ले, पवित्र गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर। ठीक बात है। और इसके दूसरा मैं एग्जांपल लिखता हूं, गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर, कॉमा पवित्र। अब आप देखिए, अच्छा मैं बड़े आसान से सीधे से बातों में आपको बता देता हूं, पहचानेंगे कैसे, हाउ टू आइडेंटिफाई कि वोकेटिव केस है। कोई भी नाउन कॉमा से अलग हो रहा होगा, ये देखो कॉमा लगा हुआ है यहां पर, और यहां पर भी क्या लगा हुआ है? कॉमा लगा हुआ है। जब आपका नाउन सेंटेंस में कॉमा से अलग हो रहा है तो वो क्या है? वोकेटिव केस में है। ये दोनों ही, ये पवित्र और ये कहा किसमें है? वोकेटिव केस में है। वोकेटिव केस, दोनों क्या है? ये वोकेटिव केस। अब हम यहां से एक बात सीखे कि भाई वोकेटिव केस के अंदर, वोकेटिव केस की जब हम बात कर रहे हैं तो वोकेटिव केस में जो नाउन कॉमा प्लस नाउन है, ये कॉमा प्लस नाउन है, ये वाक्य के प्रारंभ में भी आ सकता है, इन द बिगिनिंग ऑफ सेंटेंस,
बिगिनिंग ऑफ सेंटेंस, वाक्य के प्रारंभ में भी आ सकता है और कॉमा प्लस नाउन, ठीक बात है। अच्छा, जब वाक्य के प्रारंभ में आएगा तो पहले नाउन आएगा, पहले नाउन आएगा प्लस कॉमा आएगा, और अगर एट द एंड ऑफ सेंटेंस आएगा, एट द एंड ऑफ सेंटेंस, तो क्या आएगा, पहले कॉमा आएगा फिर नाउन आएगा, ठीक है। हम यहां से दो बातें ये समझे हम यहां से कि वोकेटिव केस में जो वोकेटिव है, एड्रेसर है, वो वाक्य के शुरू में भी आ सकता है और वाक्य के अंत में भी आ सकता है। जब वाक्य के शुरू में आएगा तो नाउन के बाद कॉमा आएगा, जब वाक्य के अंत में आने वाला है तो कॉमा प्लस नाउन आने वाला है। कुछ एग्जाम्पल देखें, शायद और समझ में आए। मैंने लिखा स्टूडेंट्स डू देयर वर्क ऑन टाइम, एक वाक्य, और दूसरा मैंने लिखा स्टूडेंट्स कॉमा डू योर वर्क ऑन टाइम, तीसरा चिल्ड्रन don't make fun of fun, ठीक बात है। और फिर चौथा लिख दिया मैंने चिल्ड्रन कॉमा डोंट मेक ऑफ फन। ये लो भाई, अब देखिए स्टूडेंट के बाद कोई कॉमा नहीं है, सीधा वाक्य है, स्टूडेंट डू देयर वर्क ऑन टाइम, छात्र अपना काम समय पर करते हैं। तो ये स्टूडेंट क्या है, नॉमिनेटिव केस, क्या है भाई, सब्जेक्ट है तो नॉमिनेटिव है। स्टूडेंट के बाद क्या लगा हुआ है, कॉमा लगा हुआ है, स्टूडेंट के बाद क्या लगा हुआ है, कॉमा लगा हुआ है। अब ये बताने की जरूरत नहीं है कि ये कौन सा केस है, मैं समझता हूं अब ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि ये कौन सा केस है। तो कौन सा केस है भाई, ये कौन सा केस है, कौन सा केस है, तो सर केस कौन सा है, वोकेटिव केस है। कौन सा केस है, वोकेटिव केस है, ठीक बात है। चिल्ड्रन डोंट मेक फन, ठीक बात है, कौन सा केस है, नॉमिनेटिव। अब मुझे लगता है बताने की जरूरत ही नहीं है, नॉमिनेटिव, कौन सा केस है, नॉमिनेटिव। अब बात करें अगला, चिल्ड्रन डोंट मेक फन, ये कौन सा केस है, वोकेटिव केस है। तो ये हो गई आपके वोकेटिव केस की बात, ठीक है। जब हम अच्छा इनडायरेक्ट स्पीच में इसकी बात करेंगे, इनडायरेक्ट स्पीच में भी आएगा। जब इसकी इनडायरेक्ट स्पीच में हम बात करते हैं तो देखो इनडायरेक्ट स्पीच में किस तरह से ये आता है और ऑब्जेक्ट बन जाता है, ठीक है। इनडायरेक्ट स्पीच की भी बात बता देते हैं। शी सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा राम आई एम योर फ्रेंड, ठीक बात है। अब राम कॉमा से अलग हो रहा है, वोकेटिव केस हो रहा है, तो वास्तव में वोकेटिव केस होता क्या है। अब देखो, और अगर आप जानना चाहते हो तो वोकेटिव केस आखिर होता क्या है, वास्तव में क्या है वोकेटिव केस, देखो आपकी समझ में आएगा वोकेटिव केस वास्तव में ऐसा क्या है। देखो भाषा के लिए अगर हम बात करें, लैंग्वेज के लिए हमें दो की आवश्यकता होती है, अकेला व्यक्ति लैंग्वेज नहीं बना सकता। किसकी आवश्यकता है, दो की आवश्यकता है। हमारे पास क्या होना चाहिए, दो होना चाहिए। अब ये दो क्या होना चाहिए, जो भाषा का प्रयोग करे ऐसे दो होने चाहिए। तो हमारे पास एक तो होगा स्पीकर और एक होगा लिसनर, तभी तो भाषा बनेगी, यस और नो। अब स्पीकर कह रहा है राम, तो लिसनर कौन है, लिसनर राम हो गया। तो वास्तव में स्पीकर सदैव सब्जेक्ट होता है और लिसनर सदैव ऑब्जेक्ट होता है। लिसनर क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। तो ये राम क्या है, वास्तव में तो क्या है ये राम,
ऑब्जेक्ट ही है, ऑब्जेक्ट ही है, लेकिन केस कौन सा है? एड्रेस करने की वजह से, संबोधन करने की वजह से केस कौन सा बना हुआ है? वोकेटिव केस बना हुआ है। ठीक है, इसका नरेशन में चर्चा करेंगे और डिटेल से इसका क्या होगा, कैसे होगा। ये था आपका वोकेटिव केस। कॉमा लगता है, संबोधन होता है। ठीक है, जो लिटरेचर पढ़ते हैं, ओ वेस्ट विंड, ओ वाइल्ड विंड, इस तरह से आपने पढ़ा होगा। ठीक बात है। तो ये हो गया आपका वोकेटिव केस। आगे चलते हैं। अब हमारे पास कौन सा केस बच रहा है भाई? देखो, हमने सबसे पहले चर्चा किसकी की? हमने सबसे पहले चर्चा की नॉमिनेटिव केस की। इसके बाद किसकी की? एक्यूसेटिव केस की। थर्ड नंबर पर क्या ले आए थे हम? डेटिव ले आए थे, एक्यूसेटिव के कंपैरिजन की वजह से। ठीक है, और फोर्थ नंबर पर किसकी चर्चा कर ली? वोकेटिव केस की कर ली। ठीक है, अब हमारे पास बचा कौन सा केस? कौन सा बचा भाई? आप बताओ कौन सा बचा? कौन सा? यस, जेनेटिव केस। कौन सा केस बचा? 5वें नंबर का केस हमारे सामने आ रहा है, जेनेटिव केस। और ये एग्जाम का सबसे पसंदीदा, सबसे इंपॉर्टेंट केस है भाई, जेनेटिव केस। जेनेटिव केस। अब जेनेटिव केस होता क्या है और इसके बनाने के नियम क्या हैं, ये एक बड़ा विषय है और इंपॉर्टेंट क्लास भी है। ठीक है, तो जेनेटिव केस के विषय में जाने हम, तो नाउन इज यूज्ड टू शो, नाउन इज यूज्ड टू शो रिलेशन, रिलेशनशिप या रिलेशन और ओनरशिप। नाउन इज यूज्ड टू शो रिलेशनशिप, या आप ये कह सकते हो कि रिलेशन या फिर ओनरशिप। किसको शो करता है? ओनरशिप को शो करता है। नाउन इज यूज्ड टू शो, या आप सीधे शब्दों में समझ सकते हैं कि जो जेनेटिव केस है ये दो को काम करता है। एक तो रिलेशन बताता है भाई, और दूसरा क्या बताता है? ओनरशिप बताता है। ठीक है, एक क्या बताता है? रिलेशन बताता है, और दूसरा ओनरशिप बताता है। ठीक है, अब हम देखें जेनेटिव केस के विषय में। अच्छा, इसका दूसरा क्या नाम है? दूसरा नाम है इसका पजेसिव केस। पहले लिखा दिया है, दोबारा लिखने की जरूरत है नहीं है। दूसरा क्या नाम है इसका? पजेसिव केस। दूसरा नाम क्या है? पजेसिव केस है भाई इसका दूसरा। अब जब ये पजेसिव केस है तो अब हमारे सामने एक कहानी उत्पन्न हो गई कि सर पजेसिव बनाएंगे कैसे, पजेसिव बनेगा कैसे? तो कहानी यही लंबी है बस, और ये ही सबसे क्या है? इंपॉर्टेंट है। ठीक बात है, ये ही सबसे इंपॉर्टेंट है कि पजेसिव बनाएंगे कैसे। तो देखिए भाई, कैसे बनाएंगे पजेसिव, उसके बारे में कर लेते हैं चर्चा। संबंध बनाना है। चलिए, अच्छा, हिंदी में संबंध क्या, कैसे? हिंदी में संबंध का के कैसे बनता है? किसे बनता है? का के कैसे? तो हमने लिख दिया यहां जेनेटिव, जेनेटिव केस। अब देखिए भाई, जेनेटिव केस के बनाने के हमारे पास दो तरीके हैं। ये लो भैया, एक लिख दिया हमने पार्ट 1, बाहुबली पार्ट 1, पार्ट 1। अच्छा, वास्तव में ही ये जो है ना, ये केस का बाहुबली है। जो जेनेटिव है ना, जेनेटिव यानी पजेसिव केस जो है, ये केस के टॉपिक का बाहुबली है, बाहुबली। ठीक है, सबसे बड़ा टॉपिक है ये। मान लो सारे केस एक तरफ और अकेला बाहुबली एक तरफ, और पूरे दिमाग का व्यायाम भी है। और इंपॉर्टेंट बात, एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट यही है।
तो बन गया पार्ट 1 और बन गया पार्ट 2, बाहुबली कंक्लूजन। अब पार्ट 1 की हम बात करें, पार्ट 1 की अगर हम बात करें तो पार्ट 1 कैसा होता है भाई। अब आप ध्यान से समझने की कोशिश करें, ये लगा दिया मैंने कॉमा और ये लगा दिया एस। और पार्ट 2 क्या है सर, पार्ट 2 है साहब ऑफ, पार्ट 2 क्या है ऑफ। अब इसको कहते क्या है, एक एक शब्द को बिल्कुल जीरो से हीरो तक एक एक शब्द को समझने का प्रयास करें। इसको कहते क्या है, इसको कहते सर एपोस्ट्रोफे, इसको कहते हैं एपोस्ट्रोफे। और ये पूरा बन गया एपोस्ट्रोफे एस, पूरा क्या बन गया एपोस्ट्रोफे एस। अब यहां ध्यान समझ लो, एपोस्ट्रोफे किसे कहते हैं, यहां से लेकर के यहां तक का पार्ट है ये कोमा, इसको क्या कहेंगे एपोस्ट्रोफे। और इस पूरे को मिलाकर क्या कहेंगे एपोस्ट्रोफे एस। ठीक बात है। और इधर तो हमारे भाई साहब हैं ही हैं अकेले, महेंद्र बाहुबली ऑफ है हमारे साथ। ठीक बात है भाई। अब आप देखिए, अगर हम इस एपोस्ट्रोफे की बात करें तो ये जो एपोस्ट्रोफे भाई साहब हैं हमारे लिविंग की बात करते हैं भाई। किसकी बात करते हैं, लिविंग। लिविंग का मतलब जीवित प्राणी। अब जब लिविंग की बात आती है तो हमारे दिमाग में एक बात आती है कि भाई लिविंग क्या होता है। लिविंग एक तो ह्यूमन होता है, क्या होता है, लिविंग एक तो ह्यूमन होता है, और एक ह्यूमन होता है यानी कि पर्सन होता है। आप चाहो तो पर्सन भी लिख सकते हो, पर्सन होता है। और दूसरा क्या होता है, ट्रीज होते हैं, प्लांट्स होते हैं, एनिमल भी होते हैं। ठीक बात है। अब आप देखिए, अब हम बात करें ट्रीज और प्लांट की, तो ये एपिस्ट्रोफी यानी लिविंग इस टॉपिक में इसमें कंसीडर नहीं किए गए हैं, इसमें कंसीडर नहीं किए गए हैं। ट्रीज और प्लांट को हम क्या करते हैं, हम लिख देते हैं डोंट कंसीडर। अरे मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि मैं इनको सजीव मानने से इनकार कर रहा हूं, ये मेरा मतलब नहीं है। मेरा मतलब बस इतना है कि इस टॉपिक में अपस्ट्रोफे के साथ इसका यूज नहीं किया जा सकता, दैट्स इट। ठीक बात है। कैसे नहीं किया जा सकता, कैसे नहीं किया जा सकता भाई, जैसे मैंने लिख दिया मैंगोज ट्री, मैंगोज ट्री, तो ये कहना गलत है, ये कहना गलत है। ये वैसे ही कैसे बन जाएगा, मैंगो ट्री बन जाएगा। इसके बारे में चर्चा डिटेल से करेंगे, इस प्रकार के नाउन कैसे बनते हैं। ठीक बात है। एक तो हमारा हो गया पार्ट 1, समझ में आ रहा है, एक क्या हो गया हमारा पार्ट 1, और दूसरा हमारा क्या हो गया पार्ट 2। इसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। हम थोड़ी सी चर्चा इसका बता देते हैं। जैसे हमने लिख दिया टेबल्स लैग, तो कैसा हो गया इनकरेक्ट। हमें लिखना कैसा है, लैग ऑफ टेबल, ये हो गया भैया करेक्ट। बात यही समाप्त नहीं होगी ना, इसकी यहां समाप्त होगी, इसको आगे डिटेल से पढ़ेंगे। चर्चा पहले इसकी कर लेते हैं, इस पार्ट पर आ जाते हैं भाई। तो हम इस पार्ट पर आए, देखिए यानी कि जेनेटिव पजेसिव कैसे बना है, इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ काकी के होता है। क्या होता है इसका अर्थ, काकी के। चलिए अब कुछ बातें बड़े ध्यान से आपको समझनी है। ठीक बात है भाई। तो पहली बात तो हमने ये समझी कि ये लिविंग के साथ हम एपिस्ट्रोफी एस का पार्ट 1 का प्रयोग करने वाले हैं। तो भाई पहली बात तो क्या हो गई, नाउन प्लस एपिस्ट्रोफे एस प्लस नाउन,
ये आप ध्यान से समझने का प्रयास करें। अब जो ये नाउन है, नाउन एपोस्ट्रोफी एस प्लस नाउन, ये जो नाउन है इसको हम नाम देंगे पोजेशन का। पहले बार में समझ लो, बार बार में काम पड़ेगा। इसको हम क्या कहेंगे? पोजेशन कहेंगे। क्या कहेंगे भाई? हम इसको कहेंगे पोजेशन। इसको क्या कहने वाले हैं? पोजेशन। और इसका जो मीनिंग निकलेगा वो निकलेगा का, की, के। इसका मीनिंग क्या निकलेगा? का, की, के। इस नाउन को क्या कहेंगे? पोजेशन, जो एपोस्ट्रोफी के बाद आएगी। और इसको क्या कहेंगे? का, की, के। ये आपका नाउन है ही है, वर्ड है ही है। ठीक बात है। तो पहली बात क्या हो गई हमारा कि हम किसी भी लिविंग, अभी जो बताया हमने, किसी भी लिविंग के साथ एपोस्ट्रोफी एस लगा करके क्या बना देते हैं? पोजेशन बना देते हैं, जेनेटिव केस बना देते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल के लिए लिखूं राम्स कार, मैंने लिख दिया राम्स कार। ये लो भाई, राम की कार। अब ये कार क्या है? ये है पोजेशन। इन शब्दों को थोड़ा समझना पड़ेगा आगे की गहराइयों में जाने के लिए। ये क्या है? पोजेशन। अब देखिए, हम एक बात यहां ध्यान दें आप कि ये जो पोजेशन होगा, अब मैं समझता हूं पोजेशन बताने की आवश्यकता नहीं है आपको कि पोजेशन क्या होगा। एपोस्ट्रोफी एस के बाद जो आ रहा है आपका वो पोजेशन है। तो पहली बात और इंपॉर्टेंट बात, ये पोजेशन सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। यानी ये जो नाउन आ रही है, ये जो आपकी नाउन आ रही है जिसे आप पोजेशन का नाम दिए हो, ये सिंगुलर भी हो सकता है, ये प्लूरल भी हो सकता है। मैंने लिखा राम्स कार, मैं लिख सकता हूं राम्स कार्स। ये तो हो गया भैया सिंगुलर और ये हो गया प्लूरल। कहानी समझ आई? ये तो क्या हो गया? सिंगुलर हो गया और ये क्या हो गया? प्लूरल। अभी मैं सिर्फ पोजेशन की बात कर रहा हूं, नाउन की बात नहीं की। किसकी बात कर रहे हैं? केवल पोजेशन की बात कर रहे हैं भाई। किसकी बात कर रहे हैं? पोजेशन की बात कर रहे हैं। नाउन की बात अभी हमने की ही नहीं है। ठीक है, ये बात आपकी समझ में आई होगी। यहां से अब आगे चलें, अब कहानियां स्टार्ट होंगी, ध्यान से देखें। चलिए, अब हमने ले लिया नाउन। हमने क्या ले लिया? नाउन। ठीक बात है। अब इस नाउन के दो भाग कर लेते हैं। ठीक है, तो एक तो हो गया सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन, अभी बहुत इंपॉर्टेंट कहानी है। और एक हो गया प्लूरल नाउन, प्लूरल नाउन। ध्यान से समझिएगा, समझ में आएगा। ये नाउन हो गया, इसके प्लस मैंने एपोस्ट्रोफी एस लगा दिया, इसके पास मैंने और एक लिख दिया भैया पोजेशन। और आपको ये पता ही है कि पोजेशन सिंगुलर भी हो सकता है और पोजेशन प्लूरल भी हो सकता है। ठीक बात है। अब देखो कैसे बनेगा पोजेशन और कैसे बनेगा जेनेटिव केस। कैसे बनेगा? अब संबंध बनाने के लिए तो मेहनत तो करनी पड़ती है भाई। ठीक बात है, आपको अपना नेचर व्यवहार सुधारना पड़ता है। चलिए कैसे बनेगा, लेकिन यहां तो बनेगा आसानी से। अब देखिए, सिंगुलर नाउन जो होगी वो दो भागों में बटी होगी। बिल्कुल क्लियर कट समझने का प्रयास करें। दो नाउन में बटी होगी। कैसी होगी? विदाउट हिजिंग साउंड। ये शब्द आ गया, हिजिंग साउंड। और दूसरी हो गई विद हिजिंग साउंड। कौन कौन सी हो गई? सिंगुलर नाउन, नाउन की चर्चा कर रहे हैं। पोजेशन की तो यहां कर दी, पोजेशन की तो चर्चा कर दी भैया। सिंगुलर प्लूरल दोनों हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हम बात कर रहे हैं नाउन की। अब हम बात किसकी कर रहे हैं? नाउन की बात कर रहे हैं। तो नाउन, सिंगुलर नाउन कैसी हो गई?
विदाउट हिजिंग साउंड, अभी हिजिंग साउंड क्या है ये समझने का प्रयास करेंगे, और विद हिजिंग साउंड। और भैया प्लूरल नाउन भी दो हो गई, ये लो पूरी कहानी लिख देते हैं। विदाउट हिजिंग साउंड, ये लो, और विद हिजिंग साउंड, विद हिजिंग साउंड। ठीक बात है। चलिए, हमारे पास सिंगुलर भी हो गई, हमारे पास प्लूरल भी हो गई। अब ये पहले तो हिसिंग साउंड को समझो, ये क्या है, ये बार बार हम बात कर रहे हैं। तो भैया हिसिंग साउंड है सा की ध्वनि। हिसिंग साउंड क्या है? हिसिंग साउंड है सा की ध्वनि, सा की ध्वनि, सा की ध्वनि क्या है? सा की ध्वनि। अब विदाउट हिसिंग साउंड, अब आप ध्यान से देखिए, मैंने लिखा गौतम, गौतम्स ग्रामर, मैंने लिखा गौतम्स ग्रामर। ठीक बात है। अब ये नाउन की बात हो रही, आप मुझे बताइए ये नाउन क्या विद, अच्छा ये हिसिंग साउंड आएगी क्या? ये आएगी शब्द के अंत में। अभी समझ आने वाला है, अभी समझ आ जाएगा। ये पार्ट कवर हो रहा है क्या? कैमरा का प्रॉब्लम। यस, ये हिसिंग साउंड, ये देखो, ये गौतम, गौतम्स ग्रामर। अब इसको पढ़ो। अब मैं दूसरा लिख रहा हूं आपके सामने, ये लो लिख दिया भाई सर्वेश, एपिस्ट्रोफी एस और ग्रामर। अब हमने देखो, ध्यान से देखना भैया, हमने लिखा गौतम्स ग्रामर, कोई खराबी नहीं है, विदाउट हिजिंग साउंड। ध्यान से समझिए, विदाउट हिजिंग साउंड। हिजिंग साउंड का मतलब है लास्ट में सा की ध्वनि, लास्ट में सा की ध्वनि। अब देखो गौतम, तो गौतम में तो सा की ध्वनि आ नहीं रही है, तो परफेक्ट है। अब मैंने लिखा सर्वेश, तो सर्वेश में ही सा लगा हुआ है और एक सा और आपने चिपका दिया। इसका मतलब ये इस खंड का नहीं है, हटाओ यहां से, इसको भगाओ यहां से, इसको हटाते हैं यहां से, इसको भगाते हैं, चलो भगा दिए। ये कहां का है? इसका एड्रेस कहां का है? ये भैया यहां का नहीं है, ये इधर का है, विद हिसिंग साउंड। ये किसका है? विद हिसिंग साउंड, सर्वेश ग्रामर। ये इस पोर्शन का हिस्सा था। अब आप देखिए गौतम्स ग्रामर परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, परफेक्ट, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन जब हमने कहा सर्वेश, तो भैया दिक्कत ही दिक्कत आ रही है। इसका मतलब ये क्या है? इसका मतलब ये है कि ये एक्सप्रेशन इनकरेक्ट है। इसका मतलब क्या है? ऐसे नहीं लिखा जा सकता। तो सर कैसे लिखें? संबंध तो हमें बना, हमें तो कहना ही है कि सर्वेश की ग्रामर पढ़ते हैं हम, हमें तो ये कहना है कि हम तो सर्वेश की ग्रामर पढ़ते हैं। तो संबंध बनाए कैसे? संबंध कैसे बनाए देखिए, अब आप ध्यान से समझ लें। संबंध बनेगा भैया केवल एपिस्ट्रोफी से, ग्रामर। ये बन गया आपका संबंध। केवल क्या लगाना है? एपिस्ट्रोफी लगाना है, एस नहीं लगाना। केवल क्या लगाना है? एपिस्ट्रोफी लगाना है, आपको एस बिल्कुल नहीं लगाना। सर्वेश ग्रामर। अब हो गई बात शानदार, जानदार। समझ आया? मैं समझता हूं निश्चित रूप से समझ में आया होगा। एक और लिखें, हमने यहां लिख दिया दीपक, दीपक्स टॉयज। क्या कोई खरा? अच्छा देखो, सिंगुलर नाउन, मैंने सिंगुलर गौतम लिया, सिंगुलर दीपक ले लिया। समझ आया क्या? समझ आया? आया। इसको ले लिया। और ले लेते हैं हम बॉयज, बॉयज बुक। ये लो भैया,
और सिंगुलर ले लिया, कोई खराबी नहीं है। एपिस्ट्रोफी लगाया, एस लगाया, जेनेटिव बनाया, जेनेटिव बन गया, यानी पजेसिव केस बन गया। कहानी यहां है, अगर आपका नाउन सिंगुलर है, अभी हम सिंगुलर की बात कर रहे हैं, प्लूरल की बात नहीं कर रहे, प्लूरल की बात करेंगे। अगर आपका नाउन सिंगुलर है, सा की ध्वनि उसके अंत में नहीं है, तो एपिस्ट्रोफी एस लगाओ, जेनेटिव बनाओ, काकी के अर्थ लगाओ। अगर आपका जो सिंगुलर वर्ड है, सिंगुलर वर्ड, पजेशन का मतलब नहीं है, पजेशन तो सिंगुलर प्लूरल आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, लेना देना नहीं है। लेकिन अगर सा साउंड आ रहा है तो ये दिक्कत है, केवल क्या लगाएंगे, कॉमा का प्रयोग करेंगे हम भैया। किसका प्रयोग नहीं करेंगे, एपिस्ट्रोफी एस का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करेंगे, कदापि नहीं करेंगे। समझ आया? मैं समझता हूं समझ में आया होगा निश्चित रूप से, ठीक है। और देखें एक एग्जांपल, फोर कॉन्साइंस एपिस्ट्रोफी एस से, बताओ सही है या गलत है, चेक करो इसको। फोर कॉन्साइंस से, चेक करिए इसको, फोर कॉन्साइंस से इन जेसस ने, चेक करके बताइए क्या ये दोनों सही है या गलत एक्सप्रेशन है। सही है अथवा गलत एक्सप्रेशन है। अरे पढ़ के देखिए, फोर कॉन्साइंस तो साथ तो यही आ रहा है, गलत है, दोनों बार गलत है भाई। कैसे हैं, दोनों ही इनकरेक्ट हैं। जैसा पहले से सा लगा हुआ है, समझ में आ रहा है, पहले से ही सा लगा हुआ है, तो भैया दोनों गलत है। सही क्या बनेगा सर, सही क्या बनेगा, केवल एपिस्ट्रोफी लगेगा, केवल एपिस्ट्रोफी लगेगा। ठीक बात है। शायद यहां तक कैमरा कवर नहीं कर पा रहा है, मैं इनको ऊपर लिख देता हूं और यहां से हटा देते हैं, आप लिख लेना इसको, और इनको करेक्ट करके यहां लिख रहे हैं। तो कैसे बनेगा इनका करेक्ट, करेक्ट कैसे बनेगा भाई, करेक्ट बनेगा फोर कॉन्साइंस केवल कॉमा एपिस्ट्रोफी से, अब बन गया भैया करेक्ट। इन जेसस, जेसस कॉमा ने, ये बन गया भैया करेक्ट। समझ आया? मैं समझता हूं ये दोनों कहानी आपके बिल्कुल समझ में आ गई होंगी। ठीक बात है। अब देखिए यहां पर एक कहानी थोड़ी विचित्र है। ठीक बात है। चलिए भाई, विचित्र क्या है, विचित्र कुछ नहीं है, आपको सिर्फ इतना लिखना है कि जो पोएट के नाम होते हैं, जैसे कीट्स पोएट्री, अब इसके दोनों प्रकार से बन जाएंगे भाई। एक तो आप चाहो तो इस प्रकार से, मार्टिनेट महोदय कहते हैं कि दोनों प्रकार से बनाओ, कीट्स पोएट्री पॉसिबल है। अगर आप चाहो तो इसको ऐसे भी बना सकते हो, कीट्स पोएट्री। इस नियम में ये प्रॉब्लम है, केवल कहां प्रॉब्लम है, नीचे जगह नहीं है, स्पेस नहीं है, इसलिए मैंने यहां लिख दिया है। पोएट के साथ आप कीट्स यीट्स, इनको एपिस्ट्रोफी एस बनाकर क्या बना सकते हैं, यानी इनके साथ एस भी लगाया जा सकता है। सा साउंड आते हुए भी आप क्या कर सकते हो, इनके साथ क्या लगा सकते हैं, हम इस प्रकार से एपिस्ट्रोफी एस लगा सकते हैं। ठीक है। अगर चाहो तो ये भी करेक्ट है, इनकरेक्ट नहीं है, लेकिन आप तवज्जो किसको दो, इसको प्रीफर आपको करना है, इसको प्रीफर आपको करना है। कहानी ठीक हुई, कहानी ठीक हुई सर। चलिए, अब मैंने इस सिंगुलर की कहानी को यहां से हटा दिया, हटा देते भाई। नया आना है तो पुराने को जाना पड़ेगा, समझ में आ रहा है। तो सिंगुलर की बात हो गई खत्म, अब आ जाइए प्लूरल। आप देखिए प्लूरल भी दो कहानियों में बटा हुआ है, प्लूरल भी कितनी कहानियों में बटा हुआ है, दो कहानियों में बटा हुआ है, विदाउट हिजिंग साउंड और विद हिजिंग साउंड। पहले तो ये क्या है प्लूरल, विदाउट हिजिंग साउंड क्या होता है, पहले मैं इसको लेता हूं विद हिजिंग साउंड। हमने लिखा बॉय, ध्यान से देखो, बॉय, बॉय का प्लूरल क्या बना, बॉयज, बॉयज बन गया। हमने लिखा गर्ल,
तो गर्ल का प्लूरल क्या बना, गर्ल्स। समझ में आया? तो ये तो हो गया हिसिंग साउंड से हो गया, ठीक बात है। अब कहानी विदाउट हिसिंग साउंड की क्या है, हमने लिख दिया मैन, प्लूरल है कि नहीं है भाई? मैन का प्लूरल क्या होता है, मैन का प्लूरल क्या है, एमईएन। हमने लिख दिया वुमन, इसका प्लूरल क्या है, इसका प्लूरल है सर वुमन, एमईएन, ठीक बात है। अब ये तो हो गए विदाउट हिसिंग साउंड के प्लूरल, और ये कैसे हो गए, हिसिंग साउंड के प्लूरल हो गए भाई। किसके हो गए, हिसिंग साउंड के प्लूरल हो गए। अब हम करें क्या, अब हमें बनाना क्या है, इनका केस बनाना है। कौन सा बनाना है सर, जेनेटिव केस बनाना है। तो देखो हमने लिख दिया मेंस, मेंस डीड, यानी प्लूरल के साथ भी क्या लगाया, एपस्ट्रोफी एस। अब भाषा में समझें, अगर आपका प्लूरल शब्द हिसिंग साउंड से, एक्चुअली क्या होता है, नंबर हमने पढ़ा है, तो नंबर में क्या पढ़ा कि भैया एस लगाकर हम क्या बनाते हैं, सामान्यतः प्लूरल बनाते हैं। तो एस लगाएंगे उसमें तो क्या बन जाएगा, हिसिंग साउंड आ जाएगा। जब हिसिंग साउंड आ जाएगा तो केवल, जैसे यहां देखो बॉयज लिखा हुआ है, तो बॉयज के साथ हमें अगर पजेसिव बनाना है तो केवल यहीं पे बनेगा भाई, केवल क्या बनेगा, बॉयज लगाएंगे और हम बॉयज लिख दिया, और हमने आगे कुछ भी लिख दिया, जैसे बॉयज गेम्स, बॉयज शूज, कुछ भी लिख दो जो मर्जी है पोजीशन में अपना, बॉयज बुक्स लिख दो, ठीक बात है। गर्ल्स एपिस्ट्रोफी लगेगा, बुक्स लगेगा, गर्ल्स बुक्स। समझ में आया? यानी जिसमें पहले से ही सा साउंड है, प्लूरल बनाया तो सा साउंड आ गई ना, तो केवल क्या लगाया, केवल हमने एपस्ट्रोफी का प्रयोग किया, एपस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं किया, और उनका क्या बना दिया, पजेसिव बना दिया। लेकिन अगर कोई प्लूरल जिसमें सा साउंड नहीं है, हिसिंग साउंड नहीं है, तो उसमें आपको एपिस्ट्रोफी लगाना पड़ेगा। चलो जैसे हमने लिख दिया वुमन, तो वुमेन्स कंडीशन, सॉरी। अब यहां देखो प्लूरल तो है, प्लूरल तो है, लेकिन उसमें सा साउंड नहीं है, इसलिए क्या लग गया, एपस्ट्रोफी एस लग गया, ठीक बात है भाई। एपस्ट्रोफी क्या लग गया, एस लग गया। ये हमने अभी सामान्य नियम कुछ पढ़े, किसके, जेनेटिव केस बनाने के। अभी इसके और नियम रह रहे हैं, और शेष नियम को हम, शेष जो नियम हैं, रूल्स हैं, उनको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।